सबसे पहले टॉपिक आप आज का डाल दीजिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान कब बना, कैसे बना। संविधान बनने के लिए आपके पास रिकमेंडेशन किसने दी थी? कैबिनेट मिशन ने। और कैबिनेट मिशन के जो है प्रस्तावों के आधार पर आपके संविधान सभा का गठन आपके होता है। और इसकी पहली बैठक हम कब देखते हैं? 9 दिसंबर 1946। देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर सभी को? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक होती है। अब यहाँ पर पहली बैठक हुई तो इसमें कुल सदस्य कितने आपके पास संविधान सभा के लिए चुने गए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर कितने सदस्य ऐसे थे जो कि आपके पास पहली बैठक में भाग लिया, जिन्होंने, कितने सदस्य थे जिन्होंने पहली बैठक में अटेंड की है मीटिंग, ये भी प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो 1946 में आपके पास पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है जो उपस्थित होते हैं सदस्य? 211 सदस्य इस मीटिंग में आपके उपस्थित होते हैं। और कुल सदस्य जब संविधान सभा के पूछे जाए कि संविधान सभा के टोटल जो मेंबर हैं कितने हैं? 389। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 389 मेंबर थे आपके पास भारतीय संविधान सभा में। किसने किया था ये निर्धारण? कैबिनेट मिशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी। इसको डिवीजन किया जाता है, इस डिवीजन को आपने ध्यान से समझना है। 389 है, दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। दो भाग कौन से? एक आ जाएगा 296। 296 कौन से थे? यानी कि 389 जो सीट्स आपके रखी गई थी संविधान सभा की, जैसे वर्तमान में हम राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं, उस समय संविधान सभा हुआ करती थी। राज्यसभा लोकसभा को छोड़कर आपके पास सिर्फ एक संविधान असेंबली, जो हम किसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपके थी। इसमें हम देखते हैं कि आपके पास टोटल जो मेंबर आपके 389 आपके रखे गए थे, जो कि दो भागों में डिवाइड थे। 389 कैसे होते हैं? 296 और आपके पास 93। 93 और 296 को कर दीजिए आप इसमें, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो इन दोनों का योग कितना निकलेगा? साथ साथ आप अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी होती है कैलकुलेशन वगैरह में। तो 296 प्लस 93, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या निकल कर आएगा? 389। तो ये दो भागों में डिवाइड थी। 296 जो आपके पास रखी गई थी, ये किसके लिए रखी गई थी? 296 रखी गई थी 11 गवर्नर, जो ब्रिटिश भारत के अंदर जो है 11 गवर्नर प्रांतों के पास थी 296। तो यहाँ पर 296 आपके पास किसकी है? ब्रिटिश भारत। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजों का भारत के जिस जिस क्षेत्र पर अधिकार है, उन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि भारत की जो असेंबली में, जो संविधान सभा के लिए आपके पास जो लीड करेगा, जो कि आपके पास अपनी जो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, उनके लिए सीट्स रखी गई 296। तो क्या कहा जाएगा? संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपके पास रिप्लाई होना चाहिए 296। फिर आएगा ऐसे क्षेत्र जहां पर राजाओं का अधिकार था, जो कि राजा आपके पास क्या करते थे? राजा टैक्स आपके पे करते थे। जो वायसराय थे उस समय के, या गवर्नर जनरल हुआ करते थे, या बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उनको टैक्स पे करते थे। और बदले में आपके पास अंग्रेज क्या करते थे? राजाओं को सेना प्रोवाइड करवाते थे और उनकी सुरक्षा से संबंधित जो है उनको आश्वासन देते थे। तो ये कितनी सीट थी? 93। तो 93 किसके लिए है? देसी रियासतों के लिए। इंपॉर्टेंट है, कितनी सीट्स किसके लिए आवंटित की गई, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले 389 ये कुल आपके पास सीट्स रखी गई थी, जिसमें से 296 आपके ब्रिटिश भारत के लिए, जो कि ब्रिटिश भारत के अंदर क्षेत्र था, वहां से कोई प्रतिनिधि आपके संविधान सभा के लिए आता है, उनके लिए रखी गई थी। और फिर आपके डिवाइड की गई आपके पास 93 किसको ली गई? देसी रियासतों को। ये 296 आगे जाकर डिवाइड हो जाती हैं दो भागों में। किस किस दो भागों में? 292 प्लस 4। ये क्या थे? 292 ये 11 गवर्नर प्रांत थी, जहां पर गवर्नर का शासन हुआ करता था। गवर्नर कह लीजिए या वॉयसरॉय कह लीजिए, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी जहां पर गवर्नर का शासन था, 292 उसको दी गई। और 4 आपके कहां पर है? 4 मुख्य आयुक्त प्रांत। यानी कि वर्तमान में आप ऐसे समझिए कि जैसे वर्तमान में 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट को आपके पास 292 सीट दी गई। और 4 यूटी वर्तमान में है, तो आपके पास यूनियन टेरिटरी जो आपके पास 4 है, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में आपके पास केंद्र शासित प्रदेश, और उस समय के हिसाब से ये मुख्य आयुक्त प्रांत हुआ करते थे। तो 4 सीटें आपके इनको दी गई। 294 प्लस 4 कितने हो गए? ये 296 हो गए। अब यहाँ पर याद रखना, अब आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है? अब क्योंकि आपके पास इंडियन नेशनल मूवमेंट हम देखते हैं महत्वपूर्ण भूमिका हर एक पार्टी के दल की रहती है, तो आपने याद रखना कि किस पार्टी के पास कितनी सीट्स थी, और जो पार्टी को सीट्स अलॉट की गई थी वो कौन सी सीट थी। क्या ये देसी रियासतों वाली अलॉट की गई या ब्रिटिश भारत वाली अलॉट की गई? ये ब्रिटिश भारत वाली अलॉट की गई है। जैसे 296 को आगे डिवीजन करते हैं, अब इसको छोड़ दीजिए कि आपके पास ये इसी में आपके आ जाएगी 296 वाली, जो कि हम किसको दे रहे हैं? पार्टी को आपने डिवाइड की है। प्रत्येक जो आपके पास प्रतिनिधि होगा, जो भी आपके पास लीडर होगा, कोई भी आपके पास जो है
जो व्यक्ति प्रतिनिधि होगा उस प्रतिनिधि को हम क्या कहेंगे, वो कम से कम 10 लाख लोगों का आपके पास प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि आपके पास एक सीट पर 10 लाख लोग सीधे, ये मानकर चलिए। तो 296 आपके पास डिवीजन जब होगा, अब हम 296 की बात करेंगे ओनली। इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितनी सीट्स थी, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 208 सीट्स। मुस्लिम लीग को कितनी दी गई, मुस्लिम लीग को कितनी दी गई, 73 सीट्स। और बाकी जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्टी थी, चाहे आपके पास कोई क्षेत्रीय दल थे, उनके पास कितनी सीट्स दी गई, ओनली 15। लिख लीजिए 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 आपके पास मुस्लिम लीग, और 15 इंडिपेंडेंट जो आपके पास पार्टी थी, चाहे आपके पास कोई क्षेत्रीय दल थे, एक एक दो दो सीट्स उनके पास थी। तो मोटे मोटे तौर पर हम इसको याद करने के लिए आसानी जो होगी, हम इसमें क्या कहेंगे कि 15 सीट्स आपके पास इंडिपेंडेंट्स आपके पास देखने को मिले। तो यहाँ पर इन तीनों का अगर टोटल आप करें तो कितना आता है, टोटल करके देख लीजिए। अगर किसी को कोई संदेह है तो इसमें टोटल आप कर सकते हैं। जब 208 प्लस 73 आप करेंगे प्लस 15 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 296। ये 296 डिवाइड कैसे हैं, 292 आपके पास ब्रिटिश भारत की हैं और 4 इसमें कौन सी है, मुख्य आयुक्त प्रांतों की। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि 4 जो मुख्य आयुक्त प्रांतों की, ये क्या आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने थी इसकी, या मुस्लिम लीग में कितनी थी, आप 15 में कितनी आएगी, इसका कोई आंकड़े अवेलेबल नहीं है कि ये मुख्य आयुक्त प्रांतों से क्या इसको डिवाइड किया गया था। क्योंकि टोटल जब हम कंपेरिजन देखते हैं तो हमें नहीं पता कि आपके पास जो मुख्य आयुक्त प्रांत की सीट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी गई, मुस्लिम लीग को कितनी गई, या इंडिपेंडेंट वो रही, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त डाटा अवेलेबल अभी तक नहीं है। जहाँ पर भी आप देखिए, मैंने बहुत सी आपके बुक्स देखी हैं, बहुत डिटेल में स्टडी की है, मुझे नहीं देखने को मिली कि मुख्य आयुक्त प्रांतों की जो है ये किसके पास थी, क्या ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी, या मुस्लिम लीग के पास थी, या इंडिपेंडेंट थी, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम 296 को ओनली डिवाइड कर देंगे 3 पार्टियों के अंदर। 3 पार्टियां कौन कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, मुस्लिम लीग जिसने अपना जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करके अपनी जो हाथों को मनवाकर साथ में जो है भारत के 2 टुकड़े करने में अहम भूमिका निभाई है। और तीसरी इंडिपेंडेंट पार्टी जो कि आपके पास क्षेत्रीय जो मुद्दे होते थे उनको उठाने का काम करती है, जिसमें क्षेत्रीय किसान दल हो सकते हैं, मजदूर दल हो सकते हैं। ये टोटल आपके पास ओनली 15 थी। तो इन सभी को मिलाकर कितना हो जाता है, 296। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल आपके पास संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, जिसमें से 296 किसकी है, ये ब्रिटिश भारत की है, और आपके पास 73 किसकी है, ये देसी रियासतों की है। 73 देसी रियासतों की अलग है, उसमें क्या था, ना तो कोई पार्टी थी ना ही कोई आपके क्षेत्रीय दल थे। इसमें जहाँ पर भी राजा थे, या तो राजा खुद अपने आप आपके आकर असेंबली ज्वाइन करे या कोई अपना प्रतिनिधि भेजे, ये राजाओं पर डिपेंड करता था। अधिकतर तो आपके पास जितनी राजाओं को सीटें दी गई थी, देसी रियासतों को जितनी सीटें प्रोवाइड की गई थी, वो अधिकतर आपकी खाली रही। हालांकि बाद में जाकर जो है कुछ राजाओं ने उसमें ज्वाइन कर लिया था, लेकिन स्टार्टिंग के समय की अगर बात करें तो लगभग ये सारी आपके लगभग खाली रही थी। बाद में इन्होंने बहुत सी आपके पास सीटें बाद में परिवर्तित कर दी गई, कुछ प्रतिनिधि इसमें ज्वाइन किए गए, कई कुछ राजा बाद में खुद इसमें आ गए थे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हैं अभी जो मैंने आपको जितनी भी सीट्स बताई, ये है बिफोर इंडिपेंडेंट। अब कब की बात हो रही है, 9 दिसंबर 1946 की। 9 दिसंबर 1946 नवंबर की बात हो रही है, मतलब सीधे तौर पर, ठीक है। नवंबर 1946 में आपके पास संविधान सभा का गठन होता है, पहली बैठक दिसंबर 9 को आपके की जाती है। अब एक ट्विस्ट क्या आता है कि जैसे ही आपके पास भारत आज़ाद होता है, सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अब भारत आज़ाद हुआ तो सीधे तौर पर आपके मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भारत से चले गए। अब मुस्लिम लीग पूरी अगर भारत से चली गई तो सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंट कितनी रही। पहले हमने क्या देखा था, टोटल सदस्यों की संख्या 389, ये देखा था हमने। बाद में जब आपके पास भारत आज़ाद हो जाता है, तो भारत आज़ाद होता है, हमने क्या देखा कि यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी घटकर रह गई, कुल 299। अब रिकॉल कीजिए, अभी हमने देखा है ब्रिटिश भारत के पास कितनी थी, 389 में से 296। रिकॉल कीजिए, हो गया रिकॉल। अब आप देख लीजिए 299 में से आपके पास ब्रिटिश भारत के पास अब कितनी होगी, 229। ये डाटा आपने लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था 389 में से आपके पास राजाओं को कितनी सीटें दी गई थी, राजाओं के पास थी 73, देसी रियासतों के पास कितनी थी, 73 सीट्स थी बिफोर इंडिपेंडेंट।
आफ्टर इंडिपेंडेंट आपके पास कितनी रह गई? ओनली 70। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 3 सीट्स कम हुई है। देसी रियासतों में जो राजा थे वो अधिकतर कौन से राजा थे? हिंदू राजा थे। मुस्लिम लीग से उनका लेना देना नहीं था, तो ऐसे में ओनली 3 सीट्स आपकी कम हुई है, ज़्यादा सीट्स आपके पास कम नहीं हुए। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 389 आपके पास थी कुल सदस्यों की संख्या। बाद में ये घटकर रह गई 299। अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 296 पहले होती थी ब्रिटिश भारत की। अब क्योंकि आपके मुस्लिम लीग चली गई है तो फिर आपके पास क्या है, 229 बच गई है। अब ये 229 इसी में आपके कम हुआ है, 296 में ही कम हुए हैं 229। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप डायरेक्ट ऐसे भी आपके पास कैलकुलेशन करें, 296 में से 229 आपके पास माइनस कर दें तो सीधे तौर पर 67 सीट्स आपके यहाँ कम हो जाती है। और मुस्लिम लीग के पास कितनी थी? मुस्लिम लीग के पास थी 73 सीट्स। याद आ गया आपके पास मुस्लिम लीग के पास कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 73। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 73 आपके पास यहाँ पर देखने को मिलती है। और हमने यहाँ पर क्या देखा है कि 73 आपके पास पहले थी, और अब वर्तमान में आपके पास तो देखिए तो वर्तमान में आपके पास स्थिति क्या आ गई है? वर्तमान में ये 73 आपके पास सीधे यहाँ पर घट जाएगी, जबकि कितनी घटी? 67 घटी। इसका मतलब क्या हुआ? लगभग आपके पास 6 सीट्स आपके पास रह गई थी मुस्लिम लीग की, इससे ज़्यादा नहीं थी अगर उस हिसाब से देखें, क्योंकि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। पहले हमने देखा था कि देसी रियासतों के पास कितनी थी? 93। ओके, माफ़ कीजिए, यहाँ पर मैंने शायद गलती से 70 लिख दिया था, 229 का कर रहे हैं हम। टोटल आपके पास 229, जिसमें से आपके पास किसकी 229 सीट्स अब हम देख रहे हैं, तो 229 में से हमने देखा था कि देसी रियासतों की आपके पास कितनी सीटें बच गई? 70। जबकि बिफोर इंडिपेंडेंट हमने कितनी देखी थी? 93, यानी कि 389। इसको हमने डिवाइड किया था 2 भागों में, 296 और 93। फिर हमने क्या किया? टोटल आपके पास सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? टोटल आपके पास जो है 299 आफ्टर इंडिपेंडेंट, जो कि 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? 229 प्लस 70। ठीक है, ये आपने याद रखना। पहले ये 90 थी देसी रियासतों की, बाद में ये 70 पर आ गई, ऐसे इसको याद रखना। यानी कि आपके पास सीधे तौर पर हम ये कहेंगे कि जो आपके पास मुस्लिम लीग थी 73 वाले, वो आपके पास लगभग यहाँ से गायब होगी, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो सदस्यों की संख्या है वो आपके पास 389 से घटकर कितनी हो गई? 299 हो गई। हुआ क्लियर? एक बार मैं कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ, कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गए। सदस्यों की संख्या आपसे यहाँ आपसे प्रश्न आते रहते हैं। क्लियर हुआ आपका? ये क्लियर हुआ कि पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंट कितनी हो गई, कितनी कितनी किस किस को पार्टी को दी गई। क्लियर हुआ? मैं दोबारा बता दूं, मैंने 2-3 बार तो आपको बता दिया है कैलकुलेशन करके। अगर दोबारा बताना तो मैं दोबारा बता देता हूं, अगर क्लियर हो गया तो फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। रिपीट करना है? कोई बात नहीं, क्विक रिपीट कर देता हूँ। मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389। कब की बात है? जब संविधान आपके पास सभा की पहली बैठक होती है, उस समय भारत और पाकिस्तान अखंड भारत हुआ करता था, सीधी बात। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आपकी? वॉइस का इशू है? कंटिन्यू है? होना नहीं चाहिए वैसे, अभी भी है स्टिल? क्लियर है? हो सकता है कि 2-4 स्टूडेंट के पास अपना भी इशू हो, ऐसा हो सकता है, और हो सकता है कि मेरे एंड से भी बीच बीच में इशू हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आफ्टर इंडिपेंडेंट और बिफोर में कितनी थी? 389। आफ्टर में कितनी होगी? 299। ठीक है, 389 को कैसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं? 296 और 93। 299 को कैसे 2 भागों में डिवाइड किया? 229 और 70। क्लियर है इतना? बस इतनी चीज़ें याद रखनी और बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही संविधान सभा के सदस्यों की संख्या ये निर्धारित हुई कि टोटल कितने किसके पास जाएंगे, उसके बाद हमने क्या देखा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है।
और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली जो बैठक होती है इसमें आपके पास अभी किसी भी तरह से प्रेसिडेंट का कोई चुनाव नहीं हुआ है, किसे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा इस बात के लिए कोई भी आपके पास जो है किसी ने कोई मत नहीं रखा। तो ऐसे में हमने क्या देखा कि यहाँ पर फ्रांस में एक आपके पास अभी भी प्रोविज़न है फ्रांस के अंदर। फ्रांस में हम क्या देखते हैं, फ्रांस में आपके पास जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होता है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा का भी अध्यक्ष है, राज्यसभा का अपना अध्यक्ष है, तो वैसे ही आपके पास जो है हर असेंबली का अध्यक्ष होता है। तो पहली जब मीटिंग होती है तो कोई अध्यक्ष नहीं था, तो पहले जो अध्यक्ष आपके बने क्या नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें पहले संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष बनते हैं। और ये कैसे अध्यक्ष बने, टेम्परेरी, अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष चुना गया पहली बैठक का। पहली बैठक कब हुई, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड मीटिंग हेल्ड की जाती है। सेकेंड मीटिंग आपके होती है, कब होती है दूसरी मीटिंग, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को क्या है, यहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता है। किसे चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर यहाँ पर आपके लिखा है नाम, इसको स्क्रीन पर आप जूम कर लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट। सेकेंड मीटिंग में आपके पास अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के तीन तरीके हैं। पहला प्रश्न तो ये कि संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता किसने की, पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। जब भी सिंपल पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, दोनों का नाम होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी होगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी होगा। तो आप किसको लगाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर एक शब्द लगा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी लगा है, तो फिर कौन होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक बात और सुन लीजिए, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी, विधायिका के रूप में जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। लिख लीजिए, जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भी संविधान सभा की विधायिका के अध्यक्ष थे। तो प्रश्न को ध्यान से समझना है। कई बार क्या है, ऑप्शन में हो सकता है राजेंद्र प्रसाद हो ही ना, और प्रश्न पूछे जाए कि संविधान सभा के सदस्यों की बैठक जब विधायिका के रूप में होती थी तो अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर। अब आपको दो टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। एक आपके पास संविधान क्या कर रहा है, जब संविधान सभा जो आपकी जो बनाई गई थी, जब हम देखते हैं 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, ध्यान से समझना इस बात को। आप इस बात को ध्यान में रखना कि ये दो रूप में कार्य कर रही थी। पहला काम क्या था संविधान सभा का, पहला काम था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। अब संविधान आपको पता है क्या है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भारत का। संविधान के अंदर आपके पास सारी चीज़ें लिखी गई है कि क्या किस आर्टिकल के अंदर कौन कौन से प्रोविज़न है। ये क्या है, हमारा संविधान। यानी कि लिखित रूप में आपके पास एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जो कि अभी भी आपको जो है कहीं ना कहीं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए आपको मदद कर रहा है। तो यानी कि पहला काम क्या है संविधान सभा का, संविधान बनाना, भारत के लोगों के लिए संविधान बनाना। दूसरा काम संविधान सभा का क्या था कि उस समय के हिसाब से आम कानून बनाना, लोगों के लिए कानून नियम कायदे बनाने का काम किसका है, ये भी संविधान सभा का है। वर्तमान में भी आप देखिए कोई भी आपके लॉ बनता है तो पहले आपके पास असेंबली में उसको जाता है, असेंबली से आपके बिल पास होकर फिर आपके पास जो प्रेसिडेंट पर उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद उसको जो है आपके पास लागू माना जाता है। तो उस समय क्योंकि आम कानून थे ही नहीं, तो ऐसे में आम कानून बनाने का जो काम किसको दिया गया, ये भी संविधान सभा को ही दिया गया। तो जब भी आपके पास लोगों के लिए आम कानून बनाने हो, यानी कि हम यहाँ क्या कहेंगे, विधायिका के रूप में जब भी आपके पास संविधान सभा के सदस्यों की बैठक होगी तो विधायिका की अध्यक्षता कौन करेंगे, जीवी मावलंकर। ये लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवी मावलंकर अध्यक्षता करेंगे जब संविधान सभा के सदस्यों की बैठक विधायिका के रूप में होगी। विधायिका समझते हो आप, जो कायदे कानून जो आपके पास लॉ और ऑर्डर से संबंधित आपके पास रहता है। तो यहाँ पर जीवी मावलंकर भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष, जब बैठक विधायिका के रूप में होगी, और जब होगी संविधान निर्माण के लिए तब आपके अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। एक और प्रश्न क्या पूछा जाता है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे दो, वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दो उपाध्यक्ष कौन कौन से थे? एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी आपके, और सेकंड आपके पास कौन थे? सेकंड आपके पास वी.टी. कृष्णमाचारी। कैसे याद रखेंगे? HCVT, बस दोनों के आपके पास एब्रीविएशन इनको पता होना चाहिए, मतलब एब्रीविएशन मतलब इनकी जो आपके पास टर्म्स यूज़ की गई है यहाँ पर, HC शॉर्ट फॉर्म जो है HC और VT रट लीजिए। HCVT ये क्या है? HCVT आपके पास संविधान सभा की, जब आपके पास संविधान बनाने के लिए बैठक होती थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नीचे दो उपाध्यक्ष भी आपके कार्यरत थे। कौन कौन से थे? HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। इज दैट क्लियर? हो जाना चाहिए अब तो। अभी तक हमने दो चीज़ें की है। पहली मीटिंग के बारे में हमने डिटेल में देखा, दूसरी मीटिंग के बारे में हमने देखा कि अस्थायी अध्यक्ष को आपके पास हटा दिया गया और स्थायी एक परमानेंट जो आपके पास प्रेसिडेंट है उसको चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें प्रेसिडेंट आपके बने। और साथ में हमने ये भी देखा कि विधायिका के रूप में जब कार्यरत होती थी संविधान सभा, तो उस समय अध्यक्षता आपके कर रहे थे GV मावलंकर। तो अभी हमने अध्यक्षों के बारे में ऑलमोस्ट सारी बात कर ली है। अब चलते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। पहली बैठक में ये चीज़ें हुई, दूसरी बैठक में ये चीज़ें हुई, तीसरी बैठक आपकी होती है, थर्ड जो मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस मीटिंग पर आपके पास जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके पास उद्देश्य प्रस्ताव सामने रखा। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने आपके पास एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। उद्देश्य प्रस्ताव आपके पास क्या होता है? आप अपने ऑब्जेक्टिव पहले ही आप रख देते हो कि हम क्या क्या, जैसे आपने लेसन प्लान वगैरह आपने बनाए होंगे, चाहे आपके पास DLED हो, B.Ed हो, इसमें लेसन प्लान आपने बनाया तो पहले ऑब्जेक्टिव आपके डिसाइड हो जाते हैं कि इस जो है लेसन के जो एंड तक हम क्या देखेंगे, स्टूडेंट ये चीज़ें जो है सॉल्व करने में सक्षम हो गए, इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम वर्तमान में किस रूप में देखते हैं? वर्तमान में इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम देखते हैं जो भारत का प्रियम्बल है, जो इंडियन प्रियम्बल है, भारत की जो प्रस्तावना है संविधान सभा की, भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना का ये आधार बना उद्देश्य प्रस्ताव। ये संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया? प्रश्न पूछा जाता है। कब किया? 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखा। और इस पर जब चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद हम अंत में क्या देखते हैं कि 22 जनवरी को आपके पास 1947 को इसको पास किया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने आपके संविधान सभा के समक्ष रखा और इसको पास किसने किया? पास किया इसको संविधान सभा ने, और संविधान सभा में जितने सदस्य हैं उनके द्वारा इसको पास किया गया। और कब इसको पास किया गया? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को। अब आप बोलेंगे कि इसमें सर्वसहमति आपकी बनी या नहीं बनी? इसमें सर्वसहमति बनी, यानी कि सभी की सहमति से इसको पास किया गया। किसी तरह का कोई गतिरोध इसमें हमने नहीं देखा। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ हमने देखी किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। स्टार्टिंग की 3 बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 मीटिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके रहती है। अब इसमें और आप देखिए क्या है, यहाँ पर आपके पास है ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड। ड्राफ्टिंग कमेटी आपके कब बनी थी? ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट का मतलब एक प्रारूप बनाना, प्रारूप समिति के नाम से हम इसको जानते हैं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कब अपॉइंट की गई थी? अपॉइंट की गई थी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त को एक चीज़ और होती है, अगर आपको याद हो, खेल दिवस के रूप में इसको हम जानते हैं। जो हॉकी के जादूगर थे उसके नाम से हम इसको जानते हैं। अगर आपको याद, मेजर ध्यानचंद, अगर आप इसको रिलेट कर पाए, वैसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ड्राफ्टिंग कमेटी होती है अपॉइंट। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम होगा? प्रारूप बनाएंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य कहाँ पर काम करेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएगी? ये ड्राफ्टिंग कमेटी में आपके देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपके पास, इसके कौन रहते हैं आपके पास? इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। टोटल इसमें मेंबर कितने थे? 7 थे। ये आपके कब आपके बनी थी?
ये 29 अगस्त 1947 को बनी और 26 जनवरी 1949 को इसने अपना अंतिम रूप से प्रारूप आपके पास संविधान सभा के समक्ष रखा। और इस संविधान सभा के समक्ष जब इसे रखा गया, फिर हम देखते हैं कि टोटल उस समय तक आपके सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें से 284 जो मेंबर है वो इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इस दिन 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को एडॉप्ट कर लिया जाता है, अंगीकृत किया जाता है। ठीक है, अंगीकृत एडॉप्ट अलग चीज़ है और संविधान का लागू होना अलग चीज़ है। तो संविधान जो आपके पास बनकर तैयार होता है वो 26 नवंबर 1949 को होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है, जबकि लागू होने की तिथि कब है? लागू होने की तिथि आपके जो देखने को मिलती हैं वो 26 जनवरी 1950 मिलती है। हालांकि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, तो ये अंतिम रूप से प्रारूप जो संविधान सभा के समक्ष रखा था, ये कब रखा था? 26 नवंबर 1949 को। याद रखना, किसने रखा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि बी आर अम्बेडकर क्या थे? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यरत थे। एक चीज और याद रखनी, इस ड्राफ्ट को जब संविधान सभा के समक्ष रखा गया, इसको नाम दिया गया, इसको प्रस्ताव को किस नाम से हम जानते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। लिख लेना, द कॉन्स्टिट्यूशन इज settled by the assembly be passed। लिख लेना आपने, मैं बहुत गंदा आपके लिख लिया, लेकिन आपने लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इस प्रस्ताव को पेश करने के बाद संविधान सभा ने इसको क्या है 284 मेंबर ने इस पर हस्ताक्षर किए, और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार होता है। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है? भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? भारत के संविधान को बनने में लगे 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज 2 आवर, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लिख लीजिए, टाइम टेकन टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। ये कहाँ से स्टार्ट हो गए 2 ईयर? ये कहाँ से हुआ था स्टार्ट? जब ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी बनी थी, यहाँ से लेकर उसको हम चलें। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी आपके पास अपॉइंट हुई थी, लेकिन आपके संविधान को बनने में, आपके जो फाइनल ड्राफ्ट बनने में समय लगा था, यहाँ से लेंगे इसको, फर्स्ट मीटिंग से लेंगे आपके पास 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 घंटे। लिखना होगा तो लिख लेना। संविधान जो लागू होता है कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। जब संविधान लागू हुआ, समय क्या था? सुबह के 10:18, मॉर्निंग का टाइम था। सुबह आपके पास संविधान सभा के समक्ष आपके पास संविधान को लागू किया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान रखना, अंतिम बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस दिन 2-3 चीज आपकी की गई थी, 2-3 काम इस दिन किए गए थे। क्या क्या काम थे? ऐसे काम हम क्या देखते हैं कि कुछ प्रावधान आपके पास 26 नवंबर 1949 जब आपके पास था, यहाँ से आपके पास कुछ प्रावधान शुरू हो जाते हैं। जैसे संविधान को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया, तो कुछ प्रावधान तत्काल रूप में शुरू कर दिए गए। अब ये प्रावधान कौन कौन से जो तत्काल आपके शुरू किए गए? इस प्रावधान में हम देखते हैं जैसे भारत के जो नागरिकता से संबंधित जो आपके प्रावधान है, ये शुरू कर दिए गए। इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी आपके पास सिटीजन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल सिटीजन से लेकर हम कहाँ देखते हैं 5 से लेकर 11 किस में आता है? पार्ट 2। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत की नागरिकता संबंधी किस भाग में उल्लेख है? भाग 2 में। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल से कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक। इसका मतलब क्या है कि आपके पास संविधान जब आपके पास अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, वहाँ से आपके पास आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपके ऑटोमेटिकली लागू हो गए। भारत के नागरिकता संबंधी आर्टिकल लागू हो गए। साथ में क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके आर्टिकल लागू हो गए। साथ में आपके पास जो है इलेक्शन आपके करवाने थे, जो आम चुनाव आपके भारत में होने थे, उससे रिलेटेड आपके पास जो है कानून, यहाँ पर जितने भी आर्टिकल वगैरह थे वो सारे आपके स्वतः लागू हो जाते हैं। यही कारण है कि आपके पास जो है संविधान बनने के बाद ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल लागू होते हैं 26 जनवरी 1950 से पहले, उसके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, इस दिन क्या किया गया? पहली, भारत का जो राष्ट्रगान है पता है, जनगण मन अधिनायक जय है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का वंदे मातरम।
भारत का राष्ट्रीय गीत चाहे नेशनल सॉन्ग हो या नेशनल एंथम हो, दोनों, इन दोनों को लागू करने की तिथि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है 24 जनवरी 1950, पहली बात। दूसरी बात, 24 जनवरी 1950 को ही आपके पास भारत के जो प्रेसिडेंट के रूप में आपके चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। कब आपके राष्ट्रपति बने, 24 जनवरी 1950। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो आपके कब से शुरू हो गए, वो आपके माने जाएंगे 26 नवंबर 1949 से इसको वैलिड आपके माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर यह याद रखेंगे कि आपके पास अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, जिस भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत के राष्ट्रपति को चुनने का जो प्रावधान है इस दिन आपके किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना। इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखना कि भारत की जो संविधान सभा है उसने कब आपके पास भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको मान्यता प्रदान की। ये प्रश्न भी एग्जाम में रहता है। 22 जुलाई 1947 को आपके पास इसको मान्यता प्रदान की गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके पास भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा के नाम से इसको हम जानते हैं, उसको संविधान सभा ने कब सर्वसहमति से उसको जो है प्रस्ताव को पास किया कि हाँ ये हमारा जो है संविधान सभा के द्वारा आपके पास अप्रूव कर दिया गया है तिरंगा। तो तिरंगा अब आपके पास जो नेशनल फ्लैग आपके होगा भारत का, ये 22 जुलाई 1947 को आपके अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है। इसका कई बार रेशो पूछ लिया जाता है, 3:2। जो भारत का नेशनल फ्लैग है 3:2 में आता है, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से आपके नेशनल फ्लैग होता है, सभी को पता है। ये देख लीजिए यहाँ पर नेशनल फ्लैग आपके पास है 3:2 है, 3 ऊपर है 2 यहाँ पर है, ठीक है, 3:2 है जी। ये वाली आपके पास है। इसमें आपके पास आप देखिए तो थोड़ा सा और इसको मैं आपको बता देता हूँ, 3:2, ठीक है, 3:2, 2:3 भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो आपके पास जो मान्य होगा वो 3:2 आपके रहता है। अब ये क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता, वैसे होना तो ये चाहिए कि पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, लेकिन आपके पास इसको 3:2 आपके कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, उसकी आपने एक बार छानबीन कर लेना है कि क्यों आपके 2:3 को गलत आपके माना जाता है जबकि 3:2 आपके सही इसको माना जाता है। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। इसके अलग अलग साइज़ भी हैं, उसमें भी आपके पास एक बार इसको गो थ्रू कर लेना आपने, कितने साइज़ वगैरह आपके इसमें दिए गए। अभी हम संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा के बारे में और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे संविधान सभा की जो मीटिंग जब होती थी, जब आपके पास सिग्नेचर किए जाते तो मोहर आपके पास होती है, जो स्टैंप आप जिसको कहते हो, तो स्टैंप के रूप में क्या था, हाथी, ठीक है। एलिफेंट को आपके पास एज ए स्टैंप आपके यूज़ किया गया था, प्रतीक चिन्ह के रूप में, जो प्रतीक मोहर के रूप में आपके अपनाया गया था। ये किसको अपनाया गया था, हाथी को। दूसरी बात, दूसरी आपके पास है यहाँ पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो कौन थे आपके पास संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, BN राव। BN राव आपके पास संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपके माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। एक और चीज़ आपने क्या याद रखनी है, आप ये याद रखिएगा कि संविधान सभा की जो आपके पास जो है कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में पहली बार ये विचार आया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, MN रॉय। MN रॉय 1934 की बात है। 1934 में इनके मन में एक विचार आया कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो ये विचार MN रॉय के मन में आया है, जबकि संवैधानिक सलाहकार के रूप में हम किसको जानते हैं, BN रॉय को जानते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या देख रहे हैं, संविधान सभा की जब बात कर रहे हैं तो संविधान सभा की कुछ एक समितियाँ हुआ करती थी। समितियाँ थी, कौन कौन सी समितियाँ थी, कमेटी जिसको हम कहते हैं, जिसने अलग अलग रूप में कार्य किया। हमने एक की बात की, किसकी बात की, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी के अतिरिक्त और भी कुछ एक कमेटियाँ थी जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें किसने अध्यक्षता की उस कमेटी की, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो लिख लीजिए आपके पास संघ शक्ति समिति, इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख लेना, यूनियन पावर कमेटी कुछ ऐसे हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। ये मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, चलो आपको, कोई नहीं, फिलहाल इसको ऐसे लिख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू इसमें दोनों के अध्यक्ष थे। एक थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति हमने कर लिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर 7 इसमें टोटल मेंबर थे।
और एक थी प्रांतीय समिति, स्टेट कमेटी इसको कहते हैं हम, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष आपके थे। फिर है 2 कमेटी और, प्रक्रिया और संचालन समिति। ये प्रक्रिया समिति और संचालन समिति दोनों आपके राजेंद्र प्रसाद। एक बार मैं आपके होमवर्क में देख लेता हूं कि आपने कल होमवर्क किसने प्रोवाइड किया है। ओके, ठीक है, ये होमवर्क था प्रिया वर्मा मैम का। ठीक है, जहाँ पर आप हम बात कर रहे थे हम 7 सिस्टर की। ठीक है, देख लेना, बाकी स्टूडेंट भी आपसे मैं पूछ लूँगा। फिर आपके होमवर्क था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्या क्वेश्चन बने थे। तो पिछले क्लास के जो आपके होमवर्क है ये किसका था, मीनाक्षी शर्मा मैम का। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर था मालती ठाकुर मैम ने सबमिट किया है। मालती ठाकुर मैम थोड़ी सी लिखाई अच्छी कीजिए, 2 पेन का यूज़ कीजिए, ठीक है, हाईलाइटर का अगर यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, और कोशिश करें कि इन्फॉर्मेशन जितनी शॉर्ट हो उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके होगा। ठीक है, होमवर्क का एक और आप नोट डाउन करेंगे, संविधान सभा में जो है इसके वाचन हुए हैं। वाचन का मतलब है कि संविधान जब बन रहा था तो ड्राफ्ट कमेटी इसको बीच बीच में संविधान सभा के समक्ष रखती थी कि हमने अभी तक क्या बनाया है और कौन कौन से प्रस्ताव हमारे हैं कि और पेंडिंग है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको एड ऑन किया जाए और कौन कौन से ऐसे इसको रिमूव किया जाए। तो संविधान सभा की जो बैठक होती है, टोटल आपके पास 3 बैठक हुई थी, जिसको हम जानते हैं प्रथम वाचन के रूप में, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, 3 वाचन। प्रथम वाचन कब से कब तक चला, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नवंबर 1948 से लेकर प्रथम वाचन चला, और कब तक चला, अगले 5 दिन तक, यानी कि 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। इस बार संविधान पहली बार संविधान सभा के समक्ष रखा गया, पहली बार इसको पढ़ा गया, 5 दिन तक इस पर आम चर्चा हुई। इसको हम प्रथम वाचन के नाम से हम जानते हैं। फिर इसमें कुछ खामी आई प्रथम वाचन में, उसके लिए फिर द्वितीय वाचन आपके रखा गया, उसको कमियों को दूर किया गया। और द्वितीय वाचन हम देखते हैं कि सबसे बड़ा यही था, 15 नवंबर 1948 से आपकी ये चलता है, 15 नवंबर 1948 से लेकर दूसरी बार इसको विचार समक्ष के लिए आपके पास संविधान सभा के समक्ष रखा गया, इस पर चर्चा हुई, और लगभग 17 अक्टूबर 1949, देख लीजिए 15 नवंबर 1948 से लेकर लगभग 1 साल तक यहाँ पर इसके ऊपर चर्चा होती रही। और इस पर जो चर्चा हुई, इस चर्चा करने के लिए इस पर लगभग ये है 7653 ऐसे टॉपिक आपके, ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जिनके ऊपर चर्चा होनी थी, जिनको अमेंडमेंट किया जाना था, जिसमें परिवर्तन संशोधन किया जाना था, लेकिन ये संशोधन नहीं हुआ। संशोधन इतने पर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने वर्तमान में देखा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपके पास विपक्ष वैसे ही उठाता रहता है, गलतियां निकालता रहता है, लेकिन वास्तविक तौर पर उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कितने मुद्दों पर विचार किया गया, जो द्वितीय वाचन हुआ, सिर्फ 2473 जो आपके पास सब्जेक्ट थे उन पर चर्चा की गई, और उन पर चर्चा करने के बाद जो इसमें अमेंडमेंट करके उसमें कुछ एक सुधार किए गए। और फिर हम अंतिम रूप में जो देखते हैं, अंतिम रूप में तीसरा जो वाचन था वो कब हुआ, 14 नवंबर 1949 से लेकर चला, और कब तक चला, 26 नवंबर 1949 तक। और यहीं पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर दिया गया, अंकित कर दिया। और उपस्थित जो आपके सदस्य थे, कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, 284। कैसे याद रखेंगे, ऐसे करेंगे इसको, 284 को ऐसे याद रखने का, 4 2 जा 8, तो 2 आपके पास यहाँ आ गया, बस वैसे याद रख लेंगे, और कुछ नहीं है। बस यही आपके पास संविधान और संविधान सभा की कुछ समितियां हैं। अब इसमें और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान बन रहा था, संविधान की कुछ एक साइलेंट फीचर्स आपके थे। कौन कौन से साइलेंट फीचर्स आपके रहेंगे, जैसे कि संविधान जो आपके बना, ये आपके पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ हम कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ भी कहेंगे और सबसे लंबा भी कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है रिटन फॉर्म में जो लिखा गया, सबसे लॉन्गेस्ट जो आपके पास है यही है, यानी कि आपके पास विश्व के सबसे लंबे संविधान के रूप में इसको वर्तमान में हम देखते हैं मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जब संविधान बन रहा था तो हमने देखा कि भारत के संविधान में एक प्रस्तावना होगी, एक प्रियम्बल होगा, ठीक है। 395 इसमें उस समय के हिसाब से 395 कितने थे, आर्टिकल थे 395, ठीक है, याद रखना। 392 अनुच्छेद थे, 22 पार्ट, 22 भाग थे, और 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियाँ थी।
तो जब भी आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, कितने आपके पास भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, तो पता होना चाहिए। कितने अनुच्छेद थे 395, कितने भाग थे 22, कितने शेड्यूल थे 8। समझ में आ गया बात? कितनी अनुसूचियां थी 8। और वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में जो है कितने हैं। वर्तमान में 465 प्लस आर्टिकल, भाग कितने हैं 25, शेड्यूल कितने हैं 12। रह लेगा याद? प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था भारतीय संविधान में मूल रूप से जब आपके पास संविधान बन रहा था उस समय कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। उस समय अनुच्छेद थे 395, वर्तमान में कितने हैं 465। उस समय अनुच्छेद जब थे, भारतीय संविधान जब आपके लागू हो रहा था 1950 की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को, तो 22 भाग के साथ आपके लागू होता है, जबकि वर्तमान में कितने हैं 25 है। उस समय शेड्यूल कितने अनुसूचियां होती थी 8, और वर्तमान में कितनी है 12 अनुसूचियां हैं। समझ में आ गई बात? अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब भारत का संविधान बन रहा था, भारत का संविधान ऐसा नहीं कि भारत का संविधान सीधे बना दिया गया। भारत के संविधान बनाने के लिए आपके पास जो है बहुत से देशों के संविधानों पर अवलोकन किया गया, विचार विमर्श किया गया। अगर मैं आपको जर्नल में ऐसे ही पूछ लूँ कि कितने संविधानों को पढ़कर भारत के संविधान को तैयार किया गया, तो 60। याद रखना 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया, और 60 देशों के संविधानों को पढ़ने में लगभग 114 दिन लग गए। 114 दिन तक इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया कि किस देश के पास कौन कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं। तभी हम क्या देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो दूसरे देशों की कुछ आपके पास प्रावधान लिए गए हैं। जैसे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स जिसको आप क्या कहते हो, मौलिक अधिकार कहते हो। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? अमेरिका या यूएसए आप कह लीजिए। वैसे ही आपके पास क्या है, वैसे ही आपके पास डीपीएसपी होते हैं। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको आप क्या कहते हो? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से भारत के संविधान के अंदर लिए गए हैं? डीपीएसपी आपके कहाँ से देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आयरलैंड से। इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास जैसे फंडामेंटल राइट्स किस में आता है? भाग 3 में। डीपीएसपी किस में आते हैं? भाग 4 में। अब आपके पास क्या है? अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो भाग 4A में आपके आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पास किस, इसको हम क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ये आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं जनरल सा वैसे ही बता रहा हूँ कि भारत के संविधान में बहुत सी चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से आपके अपनाई गई है। उन देशों में जो जो प्रावधान बेस्ट था उसको आपके पास भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया, और बखूबी आप वर्तमान में भी देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो आज अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपके पास है, और हर एक जो है प्रावधान भारत के संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया है। कुछ चीज़ ऐसी थी छूट जाती हैं, उसको अमेंडमेंट करके संशोधन उसमें किए जाते हैं, संशोधन के बाद उसमें आपको एड ऑन किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी डेवलपमेंट के लिए, तो उस प्रावधान को हटा दिया गया। जैसे हम देखते हैं कि आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 आपके पास किससे था? राइट टू प्रॉपर्टी। वहीं आर्टिकल 19F ये भी आपके राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, पुश्तैनी की बात करता है। दोनों में सेम आपके प्रावधान है। ये दोनों सस्पेंड किए गए, सस्पेंड करके इसको क्या बना दिया गया? इसको आर्टिकल 300A में आपके पास कानून का अधिकार बना दिया गया, जबकि इसको राइट टू आपके पास जो आपके राइट्स दिए गए थे, जो कि आपके पास हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से इसको फंडामेंटल जो राइट्स है उससे इसको हटाकर इसको किसके अंदर लाया गया? इसको कानून के दायरे के अंदर लाया गया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी अमेंडमेंट होती रहती है समय के हिसाब से, ये चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपको याद हो पिछले क्लास में मैंने आपको दिए थे आर्टिकल याद करने के लिए, अगर आपको याद हो आर्टिकल मैंने याद करने के लिए दिए थे, वो मैं स्टिल अभी भी आपको दे रहा हूँ और आपसे मैं पूछूंगा। अब आपने क्या करना है, एक और चीज़ आपने याद करनी है। पहला आप आर्टिकल याद करेंगे सारे जितने इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट कितने हैं, जितने पार्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि जैसे आपके भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है, भाग 2 नागरिकता का उल्लेख करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है, भाग 4 राज्य के नीतिगत सिद्धांत का उल्लेख करता है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। टोटल 25 भाग है। आपने क्या करना, इंपॉर्टेंट 5-6 आपने याद करने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन तब तक थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट शेड्यूल कौन से हैं वो आपने याद करने हैं। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उससे पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अभी आपका किसी का कुछ छूट गया है आज की क्लास में, कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं,
बाकी टॉपिक आपका आज का तो इतना ही है।